क्या हो गया? हाँ सॉरी। ओके। या यस यस आई मैं इससे पढ़ ही लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन सर। मुझे कुछ क्वेश्चंस है। इट्स मोस्टली रिगार्डिंग लाइक इंडिया। So why do you think India falls behind in Human Development Index for so long, and we Indians do not take it seriously? Why do we not take it seriously? And why do you think India should work on predominantly for inclusive HDI, and how should we go about it? Who can be held accountable for or lower HDI, people of India or government of India or its policies? हाँ, मैं ये तो एक तो है कि इस बारे में अमर्त्य सेन ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सालों से 90 के दशक से अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेज नाम के एक इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंट के जो जिनका कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ है, अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेस ने बहुत सुंदर किताब लिखी थी 90 के दशक में। इसका ही जवाब ढूंढ रहे थे वो लोग कि तो एक तरह से कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या करें, इतनी गरीब देश है, कैसे लोगों को शिक्षा दे, सबको कैसे स्वास्थ्य लाए। तो अमर्त्य सेन ने जो काम शुरू किया था वो देशों के अंदर तुलना करने लगे थे कि अच्छा, भारतवर्ष की समान ही जो गरीब देश है उनकी हालत को देखते हैं। सभी लोगों ने शिक्षा में इतना खराब किया है कि स्वास्थ्य में इतना खराब किया है, और भारतवर्ष के भीतर भी देखते हैं। अच्छा, किसी किसी राज्य ने बहुत अच्छा कर दिया। अब केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बाकी भारतवर्ष की तुलना में इतना अच्छा कर दिया कि केरल को देखने में लगता है कि ये तो अमीर देश है, पर अमीर नहीं है। केरल अमीर राज्यों में से भी नहीं है। भारत के राज्यों में भी अगर आप धन की तरफ से देखें तो केरल तो बीचों बीच है। वो ज्यादा धनी भी नहीं है, ज्यादा गरीब भी नहीं है। पर अगर शिक्षा स्वास्थ्य को देखें तो केरल सबसे आगे दौड़ रही है एकदम। तो उसका मतलब अमर्त्य सेन का कहना था कि धन के साथ संपर्क नहीं है। पहली बात तो ये है। तो किसके साथ संपर्क है? तो कुछ तो इतिहास का मामला है। तो कहने लगी कि केरल में आज से करीब 100 साल पहले से ही ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट हुए थे। एक तो ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आ गए, वो तरह तरह से सब शिक्षा का विस्तार करने लगे, गरीबों के लिए भी, जो लो कास्ट है उनके लिए भी। एक वो था। दूसरा है कि शेड्यूल कास्ट जो थे केरल में, वो उनमें कुछ मूवमेंट हुए, वो एरावा मूवमेंट कहते हैं। वो आज से करीब 100 साल पहले से ही उनमें ऐसे कुछ मूवमेंट हुए कि वो भी जाके अपना शिक्षा अच्छा करो, अपना स्वास्थ्य अच्छा करो। और तीसरा चीज था कि स्वतंत्रता के बाद केरल में तो कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया। भारतवर्ष के दूसरे राज्यों की तुलना में ये कम्युनिस्ट क्षमता में आए या न आए, वो लोग ये दबाव क्रिएट करते रहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना है। जो भी राज्य में इलेक्शन जीते, ये कांग्रेस जीते या कम्युनिस्ट जीते, शिक्षा स्वास्थ्य तो सरकार को करना है और सबके लिए करना है। तो ये 3-4 कारणों के लिए ये जो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ये इंडिया में केरल में तो हुई। तो अब दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो हाँ, चीन में भी हुई। उनका शिक्षा स्वास्थ्य बहुत आगे चला गया। तो अमर्त्य सेन ने एक बड़े मजे की चीज दिखाई है। वो कहते हैं कि आप इंडिया को कोरिया के साथ तुलना कीजिए। 1960 का आंकड़ा देखिए, आप देखेंगे कि कोरिया और इंडिया समान समान है। मतलब धन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कोरिया की हालत भी बहुत खराब, इंडिया की हालत भी बहुत खराब। 1980 साल में देखिए
कोरिया एकदम आगे दौड़ गया है, धन में नहीं, तभी भी धनी नहीं हुआ है कोरिया, पर शिक्षा और स्वास्थ्य में एकदम बहुत आगे दौड़ गया। और उसके बाद 1980 के बाद अब 2000 साल में देखिए, कोरिया पृथ्वी की एक धनी देश बन गई है। पर पहले धनी बनी, उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा किया, या पहले शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा किया इसलिए वो धनी बनी? तो ये सब आप वो अमर्त्य सेन की किताब भी पढ़ सकते हैं, या लेख भी है उनके कुछ कुछ, वो बहुत अच्छी तरह ये समझाते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर। थैंक यू सर। कोई और है जिनको सवाल है? कोई भी पूछ सकता है। अच्छा, मंजू, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, आप पढ़ोगे क्या? आदेश ने लिखा है। हाँ, वो कह रहे कि whenever I talk to people or somewhere related to environmental degradation, then most of the time I get the answer that for development or infrastructure, we need to cut trees or degradation will happen. So what do you think about how we can achieve the environmental conservation and so-called development? How will it go hand in hand efficiently and sustainably? Thank you, Sujit sir, for your talk and other participants for arranging and keeping it interactive. ये तो सभी को फेस करना पड़ता है, राइट? वो पर्यावरण और विकास, विकास के लिए तो हमें प्रकृति से ज्यादा निचोड़ना है, तो पेड़ कटेंगे और नदियों पर बांध होगा और पहाड़ खोदने पड़ेंगे, खनिज निकालना पड़ेगा, ये तो करना ही है, नहीं तो विकास कैसे होगा? अब आज ये जो मैंने कहा उसके आधार पर पहले तो आप विकास का मतलब ही चेंज कर सकते हो। विकास का मतलब और ज्यादा धन बनाना तो नहीं है। विकास का मतलब तो ये 9 सब्जेक्ट है, और हमें तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिलने हैं। ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर मिल गया, अच्छा ठीक है बाकी 7 में कम मिलने से भी होगा, ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि विकास के लिए धन थोड़ा चाहिए, और भी धनी नहीं बनना है, थोड़ा सा धन चाहिए। हाँ, पर स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। ऑलरेडी पृथ्वी में ऐसे उदाहरण है और इंडिया में भी ऐसे उदाहरण है जहां उतना ज्यादा धनी नहीं बन के भी हम तो शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अब आई दूसरी चीजों की बात, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 3 चीजें थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो बंधुता बढ़ाने के लिए क्या पेड़ काटने हैं? पर बंधुता बढ़ाना तो बहुत जरूरी है। तो बंधुता बढ़ाने के साथ उस विकास की, जहां धन बढ़ाते जाओ, पहले तो वो विकास ही नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें बंधुता बढ़ानी है, हमें समानता बढ़ानी है, और पृथ्वी में बहुत उदाहरण है जहां समान धन है। 5 देश ले लिए, समान धन है, पर समानता समान नहीं है। कहीं वो धन समान हिसाब से सबके पास है, कहीं बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत गरीब लोग हैं। ऐसे उदाहरण है, वो आप विकी में जाके टेबल में अगर आप देखेगा तो आपको निकल जाएंगे किस किस देश में बहुत असमानता है, किस में कम है। पर अगर टोटल वेल्थ देखेंगे तो समान है। तो आप देखिए, हमने आज जो किया है कि हम, जब लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ नहीं काटे तो विकास कैसे होगा, आप पूछ सकते कि विकास का मतलब आप क्या समझते हो? आप विकास का मतलब क्या समझते हैं और मैं विकास का मतलब क्या समझता हूं? क्योंकि हमें तो ये सब चीजें की चाहिए। हमें तो प्रसन्नता चाहिए या खुशहाली चाहिए, हमें बंधुता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें और वो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए, इसीलिए आजकल वो जो पहला जो मापदंड था धन, हम और धन शब्द व्यवहार नहीं करते हैं,
हम कहते हैं पर्याप्त धन। क्या कहते हैं? पर्याप्त धन, एनफ। जरूरतों के लिए धरती है काफी, पर लोभ के लिए नहीं। तो अगर हम काफी तक रहना चाहते हैं कि भाई काफी धन होना चाहिए, जिससे कि हमें बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले, जिससे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिससे कि बंधुता हो, जिससे कि समानता हो, जिससे कि स्वतंत्रता हो, उतना धन चाहिए। तो तब हमें ये पेड़ जंगल काटने की जरूरत है। पर अगर आपको कोई बोले नहीं, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बड़े बड़े घर चाहिए, हम बड़ा एयरपोर्ट सबके लिए बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, हम इतनी रफ्तार से नहीं जा सके तो हम विकसित नहीं है। हाँ, वो ट्रेन डबल स्पीड से चलेगी तब हम विकसित हैं। उस डेफिनेशन को अगर हम हट जाए उससे और कहें कि देश के सब लोगों के पास पर्याप्त सब कुछ रहेगा और बंधुता रहेगी, एक दूसरे से बंधुता रहेगी, और हम सब खुशहाल होकर रहेंगे, तो ये संभव है। पर्यावरण को ध्वंस नहीं करके भी संभव है। आज की टॉक से ये उत्तर आना चाहिए आपके पास। तो मैं बहुत समय कहता हूं कि मैं ये विकास शब्द ही मैंने यूज करना बंद कर दिया है। अंग्रेजी में डेवलपमेंट, मैं ये डेवलपमेंट शब्द नहीं यूज करता हूं। मैं आजकल कहता हूं गुड सोसाइटी, अच्छा समाज। आपको विकास चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको अच्छा समाज चाहिए। आप विकास का मतलब समझते हैं कि धन दौलत पड़ेगी। हम कह रहे नहीं, पर्याप्त धन चाहिए, पर्याप्त धन चाहिए, जिससे हम परिवेश को नष्ट न करें। पर यहां सब लोग खुश होंगे, सब लोगों को काम होगा, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग शिक्षित होंगे, खुशहाली रहेगी, बंधुता रहेगी, ऐसा चाहिए। तो मेरे इस लेक्चर से मैं फिर कहता हूं, अगर आपको पूछे कि पृथ्वी में कौन देश सबसे विकसित है, अब आपको कहना चाहिए कोस्टा रिका। याद रखिए, सबसे विकसित देश कौन है? कोस्टा रिका, क्योंकि सब मिला के उसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, कोस्टा रिका। हाँ, और आपको विकास नहीं चाहिए, हमको अच्छा समाज चाहिए। तो वो मैं ये ले कैसे खत्म करता हूं कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें गुड सोसाइटी चाहिए। चेतन, आप बोलोगे? हाँ, मेरा सवाल है। मेरे 3 सवाल है कि आपने तो काफ़ी अच्छे से समझाया है कि आई मीन इट्स नॉट दैट व्हाट वी मेजर एज अ डेवलपमेंट, वो पैरामीटर्स नहीं, एक अच्छे समाज के लिए क्या चाहिए। बट ये भी हमें अभी दिखता है, इतना जो कैपिटलिज्म हो गया है और इतना जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, तो हम ये इस चीज को रोके कैसे? मतलब इट्स नॉट ए डिमांड कमिंग फ्रॉम वन प्लेस, ये पूरा फैल चुका है। कभी कभी मुझे तकलीफ होता है, एक अल्टरनेट कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि क्या ये पॉसिबल है। और मतलब जैसे आप ये भी कह रहे थे कि पर्याप्त धन हमें चाहिए, तो हु डिसाइड्स दैट दिस इज इनफ एंड हाउ कैन वी डिफाइन दैट हाउ मच इज इनफ? और ये दूसरा सवाल है। और तीसरा मैं ये समझना चाहती हूँ, आपने फेटर्निटी की बात की है, तो अक्सर काफी मतलब मैं समझ पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई हैव अ डायलॉग विद पीपल, मुझे ये इस चीज को अलाइन करने में तकलीफ होता है कि कैसे बंधुता जुड़ा है लोगों के जीने से, या आई मीन आजकल तो आप देख भी रहे, इतना हेट्रेड, नफरत बढ़ गया है। वो जाति में है, धर्म में है, हर जगह, नेशनैलिटी में है, हर जगह है। तो हाउ डज इट रियली मैटर टू फोकस ऑन फैटर्निटी, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो पहले मैं सबसे इजी वाला क्वेश्चन पिकअप करता हूं। पहले आज से
30-40 साल पहले अगर लोग कहते हैं कि आप यथेष्ट की बात कर रहे हो, एनफ की बात कर रहे हो, पर इसको मापे कैसे? कैसे बोले कि इतना काफी है, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा मत करो? पर आज ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसको लोग माप रहे हैं। मतलब एक देश का, पूरे पृथ्वी का, एक व्यक्ति का प्रकृति पर कितना दबाव है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है, उसको मापा जा सकता है। उसका एक माप है, कहते हैं ग्लोबल हेक्टर। उसको और भी अच्छा किया जा सकता है, पर अप्रोक्सीमेट आप अगर नेट में जाइए तो आप खुद का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट माप सकते हो। वो आपको 10-12 क्वेश्चन पूछेगा कि ये आप कितना करते हो, ये आप कितना करते हो, ये आप कितना करते हो। करते करते फाइनली एक नंबर निकल आएगा कि आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इतना है। मतलब पिछले साल आपने क्या क्या किया है उसको हिसाब कर। वो इंडिया के केस में अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा बेटर हुआ है, पर पूरे पृथ्वी के लिए आजकल हम कहते हैं कि अभी अभी पृथ्वी के सब लोग मिलके जितना प्रकृति से खींच रहे हैं और जितना वेस्ट निकाल रहे हैं, उससे हमको 1.5 पृथ्वी चाहिए, 1.5 गुना। मतलब एक पृथ्वी से नहीं चलेगा। उसका मतलब हर एक साल हम पृथ्वी को और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। और कुछ कुछ देश हैं, तो इसका जो माप है, सोचो कि माप है 2। अगर आप पृथ्वी के सब लोग इतना ही प्रकृति से ले और प्रकृति में गार्बेज वेस्ट दे, तो वो संख्या है 2। तो पृथ्वी के 100 से भी ज्यादा देशों का वो संख्या भी 2 से बहुत ज्यादा है। किसी किसी का 4, 5, 6, 7 ऐसा भी है। और कुछ देश हैं जो बहुत गरीब देश है, उनका 2 से कम है। तो एटलीस्ट मतलब तर्क के खातिर अभी हमारे पास एक नंबर तो है, एक हम हिसाब लगा सकते हैं कि प्रकृति पर इतना ही दबाव डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर जब दबाव ज्यादा डाल रहे हो तो आप अन्याय कर रहे हो, और अगर आपका इससे बहुत कम है तो हाँ, आप बढ़ सकते हो, इस तक आप जा सकते हो। ठीक है। सो अब वो थियोरिटिकल है, हम पर थियोरिटिकल है, पहले वो भी नहीं था। आजकल हम हिसाब लगा सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, एज अ सोसाइटी, एज अ विलेज, एज अ सिटी, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, हम ये हिसाब लगा सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न था बंधुता का, फ्रेटर्निटी। ये बहुत डिफिकल्ट है टू आंसर। कैसे आप बंधुता बढ़ाएंगे, या उल्टा ये जो इतना असहिष्णुता है इसको आप कैसे कम करोगे? अब हम अगर पिछले 5-6 हजार का साल का इतिहास देखें, सभ्यताओं के पहले से भी, और जब से बड़े बड़ी सभ्यता साम्राज्य आने लगे, और मतलब औद्योगिक विकास से पहले भी ये जो कृषि सभ्यताएं भी थी, वहां भी इतना ज्यादा असमानता था। मतलब राजा महाराजा ये थे, गरीब थे, स्लेव्स थे। तो उस असमान, और फिर तरह तरह के धर्म थे, जातियां थी, आपस में लड़ना झगड़ना, मार पीट, ये तो चलता ही रहा है। इसमें मुझे लगता है आजकल जो एक लेखक और पब्लिक लेक्चरर जो इस बारे में पूरे इतिहास को देखना कि कब कितना झगड़ा था, कब झगड़ा कम हुआ है, क्यों झगड़ा हुए हैं, इन झगड़ों को कैसे कम किया जाए, मुझे लगता है हरारे, नोआल हरारे नाम के एक व्यक्ति हैं, वो बहुत बोलते हैं इन बारे में। और उनके YouTube में जाइए तो उनके तो सैकड़ों लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर एक हफ्ता एक निकलता है, क्योंकि पृथ्वी में किसी न किसी जगह में बुला के लोग उनको यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि उनके पास एकदम कोई सॉल्यूशन है, पर वो कहते हैं कि कुछ साल तो पिछले 2010 से पहले तो 40 साल का एक
हिसाब करते हैं कि जहां बहुत ज्यादा मारपीट, हिंसा, इंटॉलरेंस थोड़ा कम था, अब फिर से बढ़ रहा है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो असहिष्णुता और हिंसा बढ़ रही है, उसके पीछे थोड़ा बहुत तो ये जो हम कह रहे हैं कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ये ध्वंस की तरफ जा रही है, और लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, पृथ्वी में ये चीज आ गई है, और उन्होंने सुना भी है कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, क्लाइमेट खत्म हो रही है, तो क्या होगा हम लोग का। कहीं इन सब से भी एक शत्रु को ढूंढना कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चलो उसको पकड़ के पीटते हैं। मेरे हिसाब से पृथ्वी के बहुत पॉलिटिकल पार्टी, बहुत राष्ट्र नेता ने अपने क्षमता में रहने के लिए इसको बढ़ावा दिया। हम दुख है, हमको हमारा गड़बड़ हो रहा है, वो साला, वो बदमाश है, उसको पकड़ के पीटो, तब ठीक हो जाएगा सब। ये बहुत बढ़ रही है पृथ्वी में। तो जिस जिस सब मिला के जो हम कह रहे हैं जो बिगड़ रही है, उसका प्रभाव हमको लगता है कि ये असहिष्णुता को बढ़ा रही है। सुजीत, मैं ये दिखाना चाहती थी, ये शायद मिरर इमेज नहीं आ रही है, पर ये ना एक कॉमिक बुक के फॉर्म में हरारे की एक किताब आई है, व्हाई द वर्ल्ड इजंट फेयर। तो जो बच्चों के साथ काम करते हैं, अगर आप ये किताब देखें तो काफी मजे से हिस्ट्री में असमानता के ऊपर डिस्कशंस किए हैं। ये अभी अभी निकली है, तो अनस्टॉपेबल अस, व्हाई द वर्ल्ड इजंट फेयर। आई डोंट नो हाउ टू शो द मिरर इमेज। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है Okay. थोड़ा, हाँ ओके, सीधा ही दिख Thank रहा you. है। और भेज दो तुम इस ग्रुप में, मैंने भी नहीं देखा है अभी, पल्लवी ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया इस किताब के बारे में। तो अच्छा, और पहला वाला क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? Globalization और हाँ, capitalism. हाँ, हाँ। वो तो मतलब एक तरह से सोचो तो जो औद्योगिक सभ्यता आज से 250 साल पहले शुरू हुई, ये 1990 से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो हुआ है, वो उसी का नेक्स्ट स्टेप है। और भी खाओ, और भी खाओ, क्योंकि वो हम और पल्लवी बोलते रहते हैं कि ये जो औद्योगिक सभ्यता जो है, उसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि प्रकृति लिमिटेड नहीं है, अफुरंत है, और मनुष्य सबसे ऊंचे ऊपर है, और ये प्रकृति पर हम मनुष्यों का हक है। हम जो मर्जी निकाल सकते हैं, उसको जितना निकाल सकते हैं हम खींच सकते हैं, और हम बहुत बुद्धिमान हैं मनुष्य। हमारे पास इतना बढ़िया विज्ञान है कि जो भी समस्या हो हम उसका समाधान कर देंगे। इसलिए लूटते जाओ, लूटो। अब कोई कम लूटेगा, कोई ज्यादा लूटेगा। तो जो धनी है पहले से, जो पहले आए औद्योगिक सभ्यता में, उन्होंने लूट लिया, अब वही सामने है तो वो और भी कस के लूट रहे हैं। पर अभी अगर देखें कि पृथ्वी में कौन धनी है, ये केवल धनी देश नहीं है, धनी तो सब देशों में है। तो हम कहते हैं कभी कभी कि पृथ्वी के आधे धनी तो गरीब देशों में है, ऐसा लूटा है उन लोगों ने। तो ये लूटना तो चल रहा है, अभी हम देख ही रहे हैं। जो समाजवादी देश थे एक समय, वो भी खत्म हो गए, वो भी लूटने लगे अभी सभी। तो अब कभी कभी लगता है कि जो बहुत लोग पर्यावरण में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ऐसा मत करो, कुछ दिन ऐसा भयानक होगा कि सब ध्वंस हो जाएगी। तो लगता है और भी थोड़ा ध्वंस होने दो, तभी शायद, क्योंकि ये जो पर्यावरण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसमें बात तो हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कम करना चाहिए, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो। पर जो ऑलरेडी बहुत धनी है वो तो नहीं हटना चाहते।
तो इसलिए उस तरह से सोचो तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म एक तरह का नहीं है, भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि जो हम हमारे लिविंग यूटोपिया कोर्स में बोलते हैं, ऐसे उदाहरण अभी इंडिया में और पृथ्वी में है। हाँ, शायद कुछ ही करोड़ लोग उसमें है और 99% नहीं है, पर है का मतलब संभव भी है। दूसरे तरह का लाइफ, दूसरे तरह का सोसाइटी, दूसरे तरह की राजनीति, दूसरे तरह की अर्थनीति, दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी संभव है। उसके उदाहरण हैं काफी। और जो जानना चाहता है वो पल्लवी को बोलो, हम लिविंग यूटोपिया कोर्स कर सकते हैं उसके। कोई और सवाल है किसी का? मैं ये बोलने वाली थी कि आर्यमन ऐसे कोर्सेज भी चलाते हैं पगडंडी के थ्रू। हाँ, वो अभी एक कोर्स चला रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, कि कौन सी टेक्नोलॉजी, और उसमें थोड़ा एआई पे भी डिस्कशन होगा। तो ऐसे कोर्सेज हैं इंडिया में। मैं ये सिर्फ हम ही नहीं है, हाँ, और भी लोग हैं। एक मतलब विचार था और भाव भी था, अभी जो बातों से भी निकल कर आया कि वाटर प्राइस की जो प्रॉब्लम है आजकल की सिचुएशंस में, और एक मतलब बारिश की संभावनाएं बहुत कम है या बहुत ज्यादा होकर समुद्र के बीच में चले जाना है, और जो इस्तेमाल है आजकल के टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे डाटा सेंटर्स वगैरह है और कुछ एआई जो आजकल आ रही है चीजें, तो यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा खपत होती है उसकी। तो इन सारी चीजों पर भी जो आपने कहा, अभी हम लोग जो डिस्कशंस किए, इन सब में इन सब का विचार कभी हुआ है या होने की संभावना है? लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो नीचे जमीन के अंदर का भी पानी खत्म हो रहा है, लोग बोरवेल्स ट्यूबवेल्स के माध्यम से उसे भी खींच रहे हैं, और ऊपर से भी जो बारिश का पानी है वो अनिश्चित हो गया है। तो इसको लेकर एक विचार रहा है। एक बात आ रही थी पर अभी तो मैं भूल रहा हूँ लगता है, पर ये एक बात आप बता सकते हैं कि वाटर को लेकर अगर कोई बात हो। हाँ, नहीं वो मंजूषा का कोर्स तो अभी चालू ही हुआ है, तो ऐसे कुछ कुछ विशेष सब्जेक्ट को लेके तो अलग से करना पड़ेगा। और पानी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, तरह तरह के। तो हर एक चीज में अभी संकट क्या है, कितना है, कहाँ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और विकल्प क्या क्या है, कहाँ कहाँ लोग इसका विकल्प ढूंढ पाए हैं, कुछ कर रहे हैं। तो दोनों सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी हताशा होती है कि जो लोग कबाड़ा कर रहे हैं वो तो इतनी जोर से कर रहे हैं, पर वो विकल्प भी हैं और लोग दम लगा के वो विकल्प कर रहे हैं, ये जानना भी काफी जरूरी है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल वॉर्स जो हो रहे हैं अभी देशों देशों के बीच में, तो बहुत ज्यादा जो मिसाइल्स वगैरह इन सब का यूज हो रहा है, तो जो इमिशंस वगैरह ये सब होता है, उन सब चीजों को लेकर मतलब ये कुछ बातें हैं क्या, या इन पे भी कुछ विचार हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे शायद 2-3 देशों के बीच में ये होता है, पर इसका शायद हम अभी जो भुगतान कर रहे हैं, या अभी मोदी जी ने भी ये सब चीजें कही है, आने वाले समय में शायद आर्थिक जो आनी बानी की जो बात कही जा रही है, तो इसमें तो हर इंसान पीसने वाला है। तो इन सब को लेकर भी कुछ विचार है क्या? विचार तो बहुत है, वो धीरे धीरे सुनना भी है, जानना भी है कि कौन लोग। अब देखिए, ये आप लोगों ने ये ओजोन के बारे में सुना है ना? ये ओजोन लेयर जो एक समय लग रहा था कि ये ओजोन लेयर ध्वंस हो जाएगी, और वो अति रश्मि जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो इतना ज्यादा आ जाएंगे कि पृथ्वी में लाइफ खत्म हो जाएगी। केवल मनुष्य नहीं, दूसरे लाइफ भी खत्म हो जाएंगे। पर वो 1980s में और 90s में वो सब देश मिलके मीटिंग करते करते फाइनली एटलीस्ट उस बारे में सब देश राजी हुए कि ये
क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक जो केमिकल है जो पृथ्वी के सब रेफ्रिजरेटरों में यूज हो रही थी, इसी से ओजोन का सबसे ज्यादा कबाड़ा हो रहा था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जल्दी ही खत्म करना है, जल्दी ही। और इसमें एक देश करने से नहीं होगा, सब देश मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बंद करके इसका विकल्प निकालना है। और एटलीस्ट ये एक चीज है जिसमें पृथ्वी के सब देश मिलके कर पाए। 10 सालों में ही उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प निकाल के पृथ्वी में हजारों फैक्ट्री जहां रेफ्रिजरेटर बनते थे सभी जगह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निकाल दिया, हटा दिया, और ये जो विकल्प है इसको घुसा दिया। और ओजोन लेयर जितनी जोर से नष्ट हो रही थी और नहीं हो रही है। तो कभी कभी मनुष्य थोड़ा दिमाग और हृदय दोनों को एक साथ लाता है। जब बहुत जोर से लात पड़ती है पीछे तब लाता है। पर मुश्किल ये है कि हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत सारे बड़ी बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। और कभी कभी कुछ सभ्यताएं नष्ट होने से बच गई हैं, और दोनों से हमें सीखना है। जो नष्ट हो गई हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर सभ्यताएं थी। जैसे आप अगर सिंधु सभ्यता को देखें, बहुत ही जबरदस्त सभ्यता थी, पर पूरी की पूरी नष्ट हो गई। मतलब लोग भाग गए, सब खत्म। लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ कोई सभ्यता थी। 2000 साल बाद फिर खोद के निकालना पड़ा, पर खोद के देखा कि अरे ये तो एकदम उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो उनको उनसे हमें सब सीखना है, क्यों नष्ट हुई, क्या हुआ था, और जो बच गए वही क्यों बच गए। तो आज हम ऐसी हालत में हैं कि इतने भयंकर समस्याएं, और ये केवल यहां और वहां नहीं है, पूरी पृथ्वी जुड़कर ये समस्याएं हो गई। तो ढूंढना है सब मिलके समाधान, और ठीक समय पर ढूंढना है। नहीं समय पर ढूंढना है तो सब खत्म, छुट्टी हमारी, मानव वंश की ही छुट्टी। तो एक तरह से इस तरह की जो हम आलोचना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और भी लोगों के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक आंसर जानता है, नहीं जानते, हम ढूंढ रहे हैं उत्तर, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और सब विषय इसमें, टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण है, राजनीति है, अर्थनीति है, सब चीज जुड़े हुए हैं एक के साथ एक। किसी का सवाल है कोई और, या फिर हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़े? कोई रिफ्लेक्शन भी होगा तो भी शेयर कर सकते हैं आप। मंजू, आप पढ़ोगे क्या? चैट बॉक्स पे कुछ लिखा है शायद। हाँ, मैंने ही लिखा है कि जैसे आपने हैप्पीनेस प्लैनेट इंडेक्स की बात की है, तो जैसे हमारे देश में तो कैलकुलेट नहीं होता है, और काफ़ी और भी जगह नहीं होता है। तो अभी हमें पता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आई थिंक ग्लोबली भी लोगों को पता होगा, पर इसको अगर हम प्रायोरिटी दें तो ये हमें कैसे, मतलब रास्ता ढूंढना होगा, या क्या ये पॉलिसी लेवल या पॉलिटिक्स लेवल पे हमें इसको प्रेशराइज करना, या ये कैसे पॉसिबल है कि लोग इस पे फोकस करें, ना कि जस्ट जीडीपी।